नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो दोस्तों, एक वीडियो मैं इस पे पहले ही बना चुका हूँ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए थे अभी रिसेंटली 2018 में। उस पे एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ दोस्तों। तो जब हम वो सेक्शंस जो अमेंड हुए हैं, जब हम उन सेक्शंस पे आएंगे तो हम उनको देखेंगे डिटेल में कि क्या ओरिजिनल सेक्शन था और क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो आज का जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि व्हाट इज बेसिकली अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अस टू हैव अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो दोस्तों, जैसा कि इस एक्ट का नाम ही बताता है कि ये कोई आपको स्पेसिफिक रिलीफ देता है। इट गिव्स यू अ स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है। अगर हम आज की अपनी मॉडर्न सोसाइटी देखें तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है दे आर ऑल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हो आपकी या आपकी कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, जायदाद बनाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है सामने वाली पार्टी से, राइट। तो जनरली लॉ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्या होती है? कंपनसेशन। ठीक है, कि अगर कहीं किसी ने ब्रीच कर दिया तो उसको हम कंपनसेशन दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्लासेस ऑफ केसेस होते हैं जो हम डिटेल में देखेंगे जब हम इस टॉपिक को देखेंगे। वहां पे क्या होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसको बाउंड किया जाता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, राइट। तो इसका दोस्तों कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो है नहीं कि कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप किसी को बाउंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो मेरे हिसाब से जो इसका जो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जहां भी मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ टू द प्लेंटिफ, वहां वहां आपको स्पेसिफिक रिलीफ देना चाहिए। जहां कोई स्टैंडर्ड ना हो कि आपको कितना डैमेज हो गया, राइट। जहां आपको ये ना पता चले कि कितना नुकसान सामने वाले का हुआ और उसको मनी की रिलीफ देना एडिक्वेट ना हो, उस केस में आपको स्पेसिफिक रिलीफ की डिग्री दे देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि आपने किसी से एग्रीमेंट करा घर खरीदने के लिए। ठीक है। अभी आपने उससे एग्रीमेंट करा, आप किराए के घर में रहते हैं। अब आप अपना किराया भी पे कर रहे हैं, आपने उस जिस बंदे से घर लिया है, ठीक है, उसके घर लेने के लिए आपने होम लोन भी लिया। ठीक है। और अब वो बंदा, क्योंकि मान लीजिए कि मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, अब वो बंदा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना, मैंने नहीं देना, मैंने नहीं बेचना घर। तो इससे तो आपका कितना नुकसान हुआ? आप अपना लोन भर रहे हैं, आप अपना किराया भर रहे हैं, और अब वो आदमी सामने से बैकआउट कर रहा है कि मैं तो नहीं बेचूंगा घर अपना। तो इससे आपका जो नुकसान है, सरकार कोर्ट अगर आपको कुछ कंपनसेशन दे दे तो वुड इट सर्व द पर्पस? क्या उससे आपकी मदद होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी मदद इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको जो मेंटली जो जो लॉस हुआ है वो काफी बड़ा है। जो कंपनसेशन आपको मिलेगा, कोर्ट कितना कंपनसेशन, 5 लाख 10 लाख। लेकिन जो अपने घर का जो जो एक सिक्योरिटी होती है वो तो कोर्ट नहीं दे सकती आपको, और उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा होम लोन पे या जो भी आप करेंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो उस केस में आपका जो नुकसान हुआ उसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसी तरह से दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल चलाते हैं। उस हॉस्पिटल में आपका जो सप्लायर है, राइट, वो आपको सप्लाई नहीं कर पाता। अब आपको अगर आपका सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा तो आपके तो पेशेंट मर जाएंगे और जिंदगी तो वापस आती नहीं है। लाइफ कैनॉट बी यू नो once a life has ended, it cannot be given back to the person who has died। तो आपकी तो जिंदगी वापस नहीं आने वाली। तो आपके वहां आपका जो सप्लायर है
उसको बाउंड डाउन करा जाएगा कि भाई तू सप्लाई ही देगा, राइट। क्योंकि अगर वो मनी में कंपनसेट करेगा तो ऐसे तो आपको तो इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, जो आपकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति का कोई घरवाला मर जाएगा वो तो आपको कभी माफ ही नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट हैव द एडिक्वेट सप्लाई, राइट। तो वहां पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकती है। तो ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, डिटेल में हम हर टॉपिक देखेंगे, क्योंकि इसमें इस सेक्शन में टोटल 44-45 सेक्शंस है, राइट। तो इसमें दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 to 8 में। देन देयर इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9 to 25 में। इसी वाले पार्ट में चेंजेस हुए हैं सेक्शन 10 में, सेक्शन 14 में और सेक्शन 20 में। देन वी विल सी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दोस्तों होता है कि जब आपकी दोनों पार्टीज की इंटेंशन कुछ थी, बट बिकॉज ऑफ सम टाइपोग्राफिकल एरर और सम टाइपिंग एरर, किसी भी तरह से जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसमें वो इंटेंशन नहीं झलक रही जो आपकी एक्चुअल इंटेंशन थी, तो उस केस में आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं, उसमें चेंज करा सकते हैं। और फिर इसी तरह से आपके पास रिसेशन और कैंसिलेशन की राइट है। अब मान लीजिए कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा किसी को प्रॉपर्टी सेल करने का, ठीक है। अब किसी कारण से आप वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करना चाहते, और अगर आपने उसके नाम वो सेल डीड बना दी है या कोई भी आपका डिस्प्यूट हो गया, तो अब आपको सेल डीड क्या करानी पड़ेगी? जो आपने उसके नाम सेल डीड करा दी वो आपको कैंसिल करानी पड़ेगी। कैंसिल कैसे होगी? कोर्ट से होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट आप कैंसिल करा सकते हैं। आपने किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करा दी तो वो सब आपको कैंसिल कराना पड़ता है, नहीं तो जब तक आप उसे कैंसिल नहीं कराएंगे तब तक वो अथॉरिटी में रहेगा, तब तक उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू रहेगी, राइट। इसी तरह से आपको डेक्लरेटरी सूट्स आप डाल सकते हैं। डेक्लरेटरी सूट्स बेसिकली जैसे कि मान लीजिए कहीं आपकी टाइटल पे कोई खतरा आ जाता है, राइट, तो आपको वहां अपना आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरे को ये राइट दिया जाए, ये मेरा डेक्लरेटरी राइट है, आप डेक्लरेटरी डिग्री इशू कीजिए मेरे फेवर में। ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस आप कहते हैं कि कि मेरा इस चीज का राइट है। मान लीजिए कि आप कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, और उस घर का एक कॉमन पैसेज है, 3-4 घरों का एक कॉमन पैसेज है। अब वो जो 3-4 लोग हैं वो आपको वो कॉमन पैसेज यूज नहीं करने दे रहे, ठीक है, वो आपको वो कॉमन पैसेज यूज नहीं करने दे रहे। अब आप क्या करेंगे? अब आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में आप डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे कि सर मेरे को ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ये ऐसे इसकी बाउंडेशन है, ये लोग इसमें रहते हैं, एंड देयर इज ओनली वन पैसेज टू गो टू माय हाउस एंड दीज पीपल आर नॉट अलाउइंग मी टू गो टू माय हाउस। तो कोर्ट आपको ये रिलीफ देगा कि भाई ये यू आर एंटाइटल्ड टू यूज दैट राइट, यूज दैट पैसेज, और आप उस रास्ते को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिवेंटिव रिलीफ या इंजंक्शंस होती हैं दोस्तों। जब हम किसी को ये कहें कि तू ये काम नहीं करेगा, यानी तू से मतलब है कि कोर्ट किसी को ये कहेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 भाइयों का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अब उनमें से जिस भाई के पास में पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, वो चाहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को बना लूं, तो अब जो दूसरा भाई है वो कहेगा कि सर इसका तो टाइटल नहीं है, इस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है सर, ये कैसे बना सकता है? और तो कोर्ट उसमें स्टे दे देगा, इंजंक्शन लगा देगा, टेम्पररी इंजंक्शन, कि जब तक इस सूट का टाइटल डिसाइड नहीं होता तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कोई इस प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना प्लेंटिव ना डिफेंडेंट, राइट। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर आते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। तो हम ये सारे टॉपिक देखेंगे एक एक करके। मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं सेक्शन 5 to 8 पे वीडियो बनाऊं और उसके बाद मैं पहले इंजंक्शन पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं इसमें से। बाकी वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, बट पहले मैं ये दोनों वीडियोस बनाऊंगा एंड आफ्टर दैट आई विल मेक वीडियोस ऑफ द अदर टॉपिक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।